Hello, welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am पवन पाटीदार and I welcome you to my YouTube channel. चलिए पहली न्यूज डिस्कस कर ले। कैनन इंडिया में अपनी लिथोग्राफिक टेक्नोलॉजी लेके आने वाला है और उस इक्विपमेंट से वो जो भी चिप मैन्युफैक्चरर है उनकी हेल्प करने वाला। लिथोग्राफिक मशीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें लेजर की मदद से छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म जो बहुत आपको आंखों से विजिबल भी नहीं होंगे वो वाले पाथ आप चिप पर डिजाइन कर सकते हैं। आपको पता है चिप पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, वो बनाने के लिए लिथोग्राफी मशीन चाहिए। अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। आपने अभी तक कैनन के कैमरे देखे हैं या फिर आपने कैनन के प्रिंटर देखे हैं, बट मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। कैनन सीटी, एमआर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और हेल्थ केयर इन्फॉर्मेटिक्स भी प्रोवाइड करता है। कैनन की जो लिथोग्राफिक मशीन आने वाली है वो 2 नैनोमीटर से लेके 5 नैनोमीटर्स तक इम्प्रिंट कर सकती है। इम्प्रिंट का मतलब उतने छोटे छोटे पाथ बना सकती है। कैनन इस मूव के लिए इतना ज्यादा एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि कैनन की 2024 फाइनेंशियल ईयर में डबल ग्रोथ हो चुकी है जो उनके प्रोडक्ट से हो रही है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। मिष्ठान फूड नाम की एक कंपनी थी जिसको और उसके 5 डायरेक्टर को सेबी ने मार्केट से बैन कर दिया है। ये प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचती थी। इनके ऊपर फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस, फंड मिसअप्रोप्रिएशन और नॉन कोऑपरेशन का आरोप लगा है। एमएलएफ में 90% से ज्यादा सेल और 84% से ज्यादा परचेसेस फिक्टिशियस पाए गए। इसमें सर्कुलर मनी फ्लो हो रहा था, मतलब जो रिलेटेड पार्टीज थी और नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी थी उनके बीच में ही पैसा रोटेट हो रहा था और फेक सेल और बाय बताया जा रहा था। इन्होंने 96.92 करोड़ का फंड मिस अप्रोप्रिएट किया है। इस फंड का इन्होंने प्रमोटर और डायरेक्टर्स को डाइवर्जन किया है। इसके खिलाफ ये भी बोला गया कि जब इनसे मई 2022 से पहले के स्टेटमेंट मांगे गए तो कंपनी ने ये बताया कि वो सब एक फायर एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसको देखते हुए एमएफएल और उनके 5 डायरेक्टर्स को मार्केट से बैन कर दिया गया। उसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर जो हितेश कुमार गौरीशंकर पटेल थे उनको भी बैन किया गया है। एमएफएल के ऊपर एक और रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वो अगले 7 साल तक कोई भी फंड रेज नहीं कर सकते। सेबी ने एमएफएल को डायरेक्ट किया है कि उन्होंने जो 100 करोड़ मिस अप्रोप्रिएट किए हैं ना, वो उसकी रिकवरी जल्दी से जल्दी करे। 2018 में एमएफएल के खाली 516 पब्लिक शेयर होल्डर्स हुआ करते जो सितंबर 2024 तक आते आते 4.23 लाख हो गए। अब ये जो पब्लिक शेयर होल्डर्स बढ़े हैं इसके ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है। और जब ये कहानी चल रही थी तब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हितेश कुमार पटेल, उन्होंने अपने 50 करोड़ के शेयर बेच दिए। जुलाई और अगस्त 2024 में मिला। जैसे ही ये न्यूज आई एमएफएल के शेयर 10% गिर गए। आप सभी ने इंडिया में ये केसेस तो सुने ही होंगे कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया तो इलेक्ट्रिसिटी वाले आएंगे और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट करके चले जाएंगे। बट क्या आपने ये केस सुना है कि किसी कंट्री के साथ भी ऐसा हो सकता है? अब हम आ जाते हैं अगली न्यूज। बांग्लादेश ने अदानी पावर को उनके जो पैसे थे वो देने से मना कर दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने अपने झारखंड प्लांट से इनको सप्लाई की। बांग्लादेश में ऑलरेडी उथल पुथल चल रही है। वहां पर अभी कुछ सिविल वॉर हुई थी, उसके तहत तख्ता पलट हुआ। तो उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट है जो टेम्पररी उसको हैंडल कर रही। तो अदानी जी ने जब उनके $800 मिलियन उनसे मांगे तो इंटरिम गवर्नमेंट ने बोला कि इन्होंने जो 2017 में एग्रीमेंट हुआ था हमारा पावर सप्लाई का, उसमें कुछ वायलेशन किए, इसलिए हम इनको ये पैसा नहीं देंगे। उनका ये कहना है कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये बोला गया था कि एसीजेड से जो फायदा होने वाला है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाए, बट ऐसा नहीं किया गया। वहीं पर जब अदानी जी से पूछा गया तो अदानी ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बरती। अब एसीजेड क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अगर वहां पर कोई फैक्ट्री सेटअप करता है या कोई प्लांट सेटअप करता है तो उनको टैक्स में कुछ कंसेशन मिलता है। तो जो पावर प्लांट इन्होंने झारखंड में सेटअप किया था उसके ऊपर इनको कंसेशन मिला था। तो बांग्लादेश बोल रही ये हमको ट्रांसफर किए जाने थे। और बांग्लादेश का ये भी कहना है कि जो प्राइस अदानी पावर हमसे मांग रहा है उससे बहुत कम प्राइस में हमको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए तैयार है। अब ये बात आ जाती है 2017 की, जब एग्रीमेंट हुआ उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो उतनी विकसित नहीं थी। तो अभी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई। तो टेक्नोलॉजी अच्छी हुई तो कंपनी की वजह से अच्छी हुई, तो मार्जिन कंपनी को जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी अच्छी हुई तो सस्ता हुआ तो उस एग्रीमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और बांग्लादेश को सस्ता मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो अदानी पावर ने ये भी बोला है कि अगर आपने हमारे पैसे रिटर्न नहीं किए तो हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे। अभी वो 50% सप्लाई कर रहे हैं। उसके ऊपर उनकी इंटरिम गवर्नमेंट का कहना है बांग्लादेश की कि आप काट दीजिए, हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेस है, हम तो भी चला लेंगे। अब देखते हैं कहानी कहां तक जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। पैगासस सॉफ्टवेयर। पैगासस का हिंदी में मतलब होता है उड़ने वाला घोड़ा। इटली ने एक पैगासस सॉफ्टवेयर बनाया जो इटली की एनएसओ ग्रुप कंपनी थी वो बना रही। ये बीच में काफी ज्यादा चर्चा में था क्योंकि इसे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट खरीदती थी और हैकिंग के लिए यूज करती थी। ये पैगासस सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसको अगर जो भी यूज करता था
वो खाली अगर किसी पर्सन को व्हाट्सएप पर मिस कॉल देगा, इतने में उसका फोन हैक हो जाएगा और जो व्हाट्सएप पर मिस कॉल गया है वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इससे बहुत ज्यादा कंसर्न उठ चुका था यूएसए में और बहुत सारी जगह कि इनके पास इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर कैसे है, और उसको ही वर्ल्ड वाइड बहुत सारी गवर्नमेंट खरीद रही थी और यूज कर रही। अब चूंकि उसमें व्हाट्सएप का नाम सामने आया तो व्हाट्सएप ने अपना सर्वर चेक किया तो उनको ये पता चला कि इन्होंने हमारे सर्वर को भी हैक करके यहाँ पर भी कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए थे जिसके थ्रू ये हैकिंग कर पाते थे। तो उन्होंने वो मैटर ले जाके यूएसए में डाल दिया और यूएसए में बोल दिया कोर्ट में कि इन्होंने हमारे यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज की है। तो यूएस की कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ये आपने गलत किया है और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई थी वो करने के लिए बोल। ये लॉसूट 2019 में फाइल किया गया था जब उन्होंने अनऑथराइज्ड एक्सेस करके अप्रोक्सीमेटली 1400 डिवाइसेस जिसमें व्हाट्सएप चल रहा था उनको हैक किया था और अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। अब आ जाते हैं ममता मशीनरी के आईपीओ पर। जैसे ही ममता मशीनरी का आईपीओ अनाउंस हुआ, इसका ग्रे मार्केट प्राइस जंप हो गया। 20 दिसंबर 2024 तक आईपीओ 23.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। जब ये लिस्ट नहीं हुआ था तब इसका ग्रे मार्केट प्राइस 260 रुपए चल रहा था। जैसे ये लिस्ट हुआ, इसका ग्रे मार्केट प्राइस 530 रुपए पर शेयर पर जंप हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 107% का जंप हुआ है। हावेवर जो लिस्टिंग प्राइस है स्टॉक मार्केट में वो 230 रुपए से लेके 243 रुपए शेयर है। ममता मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड प्लास्टिक प्रोसेसिंग करती है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। अमेजॉन प्राइम ने इस साल कुछ नए सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किए हैं जिसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। एक बदलाव ये हुआ है कि ईयरली 799 का एक प्राइम लाइट प्लान आएगा जिसमें आपको प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा बट प्राइम म्यूजिक और अदर सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेंगे। वहीं पर उसमें एड भी दिखाई जाएंगे क्योंकि ये प्लान थोड़ा सस्ता है। और एक जो उनका 1500 रुपए का प्लान था उसमें पहले आप अनलिमिटेड डिवाइस यूज कर सकते थे, बट अब आप खाली 5 डिवाइस यूज कर पाएंगे जिसमें आप 2 टीवी यूज कर सकते। मतलब धीरे धीरे इन्होंने भी लिमिटेशन डालनी चालू कर दी। या आप स्क्रीन पर प्लान की डिटेल देख सकते हैं और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन सा प्लान यूज करते हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज। एक कंट्री जो हमेशा न्यूज में रहने वाली है और जो हमेशा टेक्नोलॉजी में आगे रहने वाली है वो है चाइना, क्योंकि उनका जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है ना वो नेक्स्ट लेवल है भाई। अभी एलन मस्क को उनसे बहुत ज्यादा जेलसी है और वो ये भी बोलते हैं कि अगर चाइना अगर ऐसे एक्सपांड करता रहा ना तो यूएसए कुछ नहीं लगेगा। अब ये बात क्यों हुई? क्योंकि चाइना ने 2 सैटेलाइट इनिशिएटिव्स लिए हैं, जियोवांग प्रोजेक्ट और G60 कॉन्स्टेलेशन, जिसमें पहले प्रोजेक्ट में वो 13,000 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स प्रोवाइड करेंगे ग्लोबल इंटरनेट कवरेज के लिए, और दूसरे G60 कॉन्स्टेलेशन में 12,000 एलियो सैटेलाइट्स भेजेंगे। तो अभी तक तो यही सुनने में आ रहा था कि एलन मस्क के पास ही वो टेक्नोलॉजी है जहां पर वो सैटेलाइट से इंटरनेट दे पाएंगे। बट अब जब चाइना इस रेस में उतर रहा है तो आपको तो पता है चाइना जिस मार्केट में घुसता है ना वहां प्राइसिंग पूरी खराब करके रख देता, मतलब ये बहुत सस्ती चीजें उपलब्ध करवाने लगे। तो इससे एलन मस्क वरीड है। अब देखते हैं कहानी कहां तक जाती। अब जिनको पता नहीं उनको बता देता हूँ कि सैटेलाइट इंटरनेट जो होता है ना वो कहीं भी प्रोवाइड किया जा सकता है, चाहे आप रिमोट एरिया में हो, चाहे आप हिल एरिया में हो, चाहे आप कहीं भी, क्योंकि वो एक बीम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए आपको कोई ये टावर की जरूरत नहीं पड़ती। अब आ जाते हैं अगली न्यूज। स्टील के प्राइस एक्चुअली बढ़ सकते हैं और इसके ऊपर ही डीजीटीआर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज डीजीटीआर ये देश में होने वाले इंपोर्ट के ऊपर स्टडी करता है। स्टील मार्केट इंडिया में प्रोमिनेंट और उस मार्केट में 2 प्लेयर, एक लोकल और इंटरनेशनल। लोकल प्लेयर अपना स्टील बेच रहे हैं, वहीं पर जो इंटरनेशनली इंपोर्ट हो रहा है स्टील वो उससे भी चीपर हो रहा है और बेसिकली चाइना ही है वो जो चीपर स्टील प्रोवाइड कर रहा है। इसके चलते हुए लोकल मैन्युफैक्चरर जो है उनको लॉस हो रहा है और प्राइसिंग भी डिस्टर्ब हो रही है और चाइना इंडिया में प्रोडक्ट को एग्रेसिवली डंप कर रहा है। अब इसके ऊपर डीजीटीआर ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है। अब देखते हैं कहानी कहां तक जाती है। और ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए बिठानी पड़ी क्योंकि चाइना से स्टील का इंपोर्ट 1.96 मिलियन मेट्रिक टन तक चला गया था फर्स्ट 8 मंथ में, जो लगभग 23% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट। इसको देखते हुए स्टील मिनिस्ट्री ने 25% सेफगार्ड ड्यूटी अप्लाई करनी चालू कर दी जो भी इंपोर्टेड स्टील है उसके ऊपर। ये सारे स्टील के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है बट जो स्पेसिफिक स्टील है जिनको उन्हें लोकली प्रमोट करना था उसके ऊपर ही लगाई। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। बीएसएनएल अपना वो वाईफाई लॉन्च करने वाला है। वो वाईफाई का मतलब है वॉइस ओवर वाईफाई, जो फीचर ऑलरेडी जियो और एयरटेल ने बहुत पहले लॉन्च कर दिया। हालांकि ये देर है पर दूरस्थ है, हालांकि इनके डेटा प्लान सस्ते हैं जो जियो और एयरटेल से भी सस्ते हैं, तो इनकी न्यूज तो बनती है। अब आ जाते हैं रिलायंस की न्यूज। रिलायंस के शेयर प्राइस 52 वीक लो चले गए। 20 दिसंबर 2024 को रिलायंस का शेयर प्राइस 1210 रुपए था, जो कि 24% हाई से डिक्लाइन हो चुका है और इसके साथ ही रिलायंस को 85,525 करोड़ का लॉस हुआ है एक ही वीक में। अब जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि इसका कारण है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। उनका कहना है कि इन्होंने अपना कैपेक्स बढ़ा दिया, मतलब अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा दिया है और इन्होंने अपने टारगेट में रखा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर 27 तक ये $1 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर करेंगे। इसके अलावा इनकी अर्निंग में भी कुछ डाउनग्रेड हुआ है
और इनका एबिटा 5 से 6% गिर गया है। मेनली दो बिजनेस से गिरा है, ऑयल एंड केमिकल बिजनेस एंड रिटेल बिजनेस। अगर आप रिलायंस के स्पेंड पैटर्न की बात करेंगे तो इन्होंने लास्ट 4 से 5 साल में 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का एक्विजिशन किया है। 2016 से लेके 2019 तक इन्होंने 5.3 बिलियन डॉलर्स का एक्विजिशन किया है, जिसमें 79% जो एक्विजिशन हुआ है वो खाली टेलीकॉम सेक्टर में हुआ है। इसी की वजह से जियो का नाम 2018 से लेके 2020 तक रिलायंस ने 3 मिलियन डॉलर्स का एक्विजिशन किया है। और अगर 2021 तक क्यूमुलेटिव एक्विजिशन की बात करें तो 13.5 बिलियन डॉलर्स का एक्विजिशन किया गया है। पिछले 45 सालों में रिलायंस का एक्विजिशन स्पेंड 67 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। इससे ये पता चलता है कि ये कितना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को और कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन मार्केट में मल्टीपल इंडस्ट्रीज। 2018 में इन्होंने सावन को एक्वायर किया था, उसमें 41% शेयर लिए थे 122 मिलियन डॉलर्स में, और उसके बाद इन्होंने जियो म्यूजिक और सावन दोनों को मर्ज कर दिया। फिर बात आ जाती है 2018 की, जहां पर इन्होंने रेडिसिस को एक्वायर किया था और वहां पर 100% स्टेक लिए थे उसके। वो एक्विजिशन हुआ था 74 मिलियन डॉलर्स में। 2018 में इन्होंने डैन नेटवर्क्स एंड हाथवे केबल का भी एक्विजिशन किया था, जो 630 मिलियन डॉलर्स में किया था, जिसके थ्रू वो केबल टीवी और ब्रॉडबैंड मार्केट में अच्छी पकड़ बना पाए। 2020 में इन्होंने नेटमेट्स में एक्विजिशन लिया था 620 करोड़ रुपए में। अभी इनके नेटमेट्स में मेजर शेयर्स हैं। 2020 में इन्होंने अर्बन लैडर के 96% शेयर एक्वायर किए हैं 182 करोड़ की डील में, और उसके थ्रू इन्होंने फर्नीचर एंड होम डेकोर के मार्केट में अपनी पकड़ बनाई। 2021 में इन्होंने जस्ट डायल के 66% शेयर लिए थे 5,710 करोड़ में, और इन्होंने अपने डिजिटल इकोसिस्टम को उसके थ्रू बूस्ट दिए। इसके अलावा अभी इनका जो रिसेंट एक्विजिशन है डिज्नी हॉटस्टार का, वो 8.5 बिलियन डॉलर्स में हुआ है। इसके अलावा इनका एक जॉइंट वेंचर है डेल्टा गलील के साथ, जो एक इजरायली इनरवियर मैन्युफैक्चरर है, जिसके प्रोडक्ट वो इनके चैनल के थ्रू प्रमोट करेंगे। इसके अलावा इन्होंने डिवाइस लीजिंग बिजनेस में भी 360 बिलियन रुपीस के इक्विपमेंट एक्वायर किए हैं, और इन्होंने मीनवाइल जियो फाइनेंशियल सर्विस भी लॉन्च की है। तो इतने सारे एक्विजिशन है, तो इन्होंने कैपेक्स इंक्रीज कर दिया है, इसकी वजह से भी इनका लॉस बताया जा रहा है। अब देखते हैं पूरी कहानी कहां जाती है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज। फ्लाइंग बीस्ट शार्क टैंक के चौथे सीजन में अपीयर होने वाले हैं। वैसे तो उनको फंडिंग या इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बट ये पूरा टीआरपी का गेम है। वो अपना जो प्रोडक्ट है, जो बेसिकली वो बना रहे हैं दूध से प्रोटीन और अदर प्रोडक्ट्स जो भी हेल्थ एंड फिटनेस के अराउंड है, तो उनको बूम मिलेगा। अब आ जाते हैं अगली न्यूज। बाइनेंस ने वजीरेक्स के कॉइन को अपने मार्केट से डीलिस्ट कर दिया है, और ऐसी न्यूज आते ही वजीरेक्स का कॉइन 60% गिर गया है। अब जिनको पता नहीं, वजीरेक्स में चोरी हुई थी, मतलब कुछ हैकर्स ने वहां से क्रिप्टो करेंसीज चुराई थी। जो क्रिप्टो करेंसीज चुराई थी, उसके बाद उन्होंने जिनके भी पैसे वहां लगे हुए थे, सबके पैसे को फ्रीज कर दिया कि कोई भी पैसा नहीं निकाल पाएगा, और अभी तक वो पैसे मिले नहीं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ जांच कर रहा है, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई है। इस पूरे हैकिंग के केस में 230 मिलियन डॉलर्स का वजीरेक्स को लॉस हुआ है, और जिन्होंने पैसा लगाया उनका भी लॉस ही है। अब अगली न्यूज भी वजीरेक्स के बारे में ही। उन्होंने जो फ्रीज किया था कि कोई भी अपना पैसा नहीं निकाल सकता है, वो अप्रैल 2025 के बाद उसको रिज्यूम करेंगे, मतलब उसके बाद लोग अपना पैसा निकाल पाएंगे। अब ये नहीं बताया कि कौन कितना निकाल पाएगा, तो इसके लिए ऐसी टाइमलाइन बताई जा रही है कि 22 जनवरी 2025 को कोर्ट की हियरिंग होगी। कोर्ट की हियरिंग के बाद 7 फरवरी 2025 को लिस्ट जारी की जाएगी कि किनको कितना कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि पूरा पैसा तो नहीं दे पाएंगे। फिर 4 मार्च से लेके 13 मार्च 2025 तक इनके इन्वेस्टर से डिस्कस किया जाएगा, और फिर 7 अप्रैल 2025 के बाद जो भी डिसीजन आता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब आ जाते हैं अगली न्यूज पर। लग्जरी ब्रांड ने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। प्रिंटेम्स करके एक यूरोपियन कंपनी है, वो बिटकॉइन और इथेरियम को बाइनेंस और लाइजी के थ्रू एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। एसटी डुपोन ने भी अपने पेरिस के स्टोर में क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। इससे पहले गुच्ची ने भी अनाउंस किया था कि हम लोग भी क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स इट गाइस फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।